Hello and welcome everyone to my YouTube channel Concepts Clear. So today is our second lecture about the topic French Revolution, that is the first chapter of a class 9th history. And before starting with my lecture, I would like you all to please like, share and subscribe my channel, and please watch it as an ordinary class and not as a lecture. So without any further delay, I would like to start with my lecture. हमने अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस करा था कि सोसाइटी फ्रेंच के अंदर सोसाइटल और इकोनॉमिक स्टेट कैसी थी. वी डिस्कस्ड अबाउट द सोसाइटल एंड द इकोनॉमिक स्टेट ऑफ द फ्रेंच सोसाइटी. अब हमने क्या पढ़ा था कि जो थर्ड एस्टेट के ऊपर सारा इकोनॉमिक लोड डाल दिया गया था. Third estate was loaded with all the economic pressure on the country. और हमने देखा था कि how the society was arranged according to the old regime, and we had also discussed what was old regime. And if you don't know about old regime, go back to our lecture and हमने in depth पढ़ा था what was old regime. So अब इसके बाद after we had studied it, and when Louis XVI became the king of France, then there began a struggle for survival. तब एक सर्वाइवल के लिए स्ट्रगल होने लगी. देयर वर मैनी रीजंस बिहाइंड इट. उसके पीछे बहुत सारे रीजंस थे. द फर्स्ट रीजन वाज दैट इनिशियली टिल 1715 the population of France was 23 million. Till 1715 the population of France was 23 million, but there was a rapid and a drastic increase in the population. मतलब 1789 तक population 28 million तक पहुंच गई थी. 28 millions means 74 years में 5 million तक population increase हो गई थी, and it is indeed a very big increase. Okay, so अब population increase हुई. अब जैसे जैसे लोग ज़्यादा होंगे वैसे वैसे ग्रेन की डिमांड बढ़ेगी, लोगों को खाना ज़्यादा चाहिए होगा, और जो कंट्री के अंदर प्रोडक्शन थी दैट कुड नॉट मीट विद द डिमांड. जो कंट्री के अंदर जितना प्रोड्यूस हो रहा था वो डिमांड को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा था. सो देन व्हाट हैपेंड, अब फ्रांस की जो स्टेपल डाइट थी दैट वाज ब्रेड. लाइक इंडिया के अंदर स्टेपल डाइट है रोटी और चावल, वैसे ही फ्रांस के अंदर स्टेपल डाइट थी ब्रेड. और इसके लिए ताकि इतनी ज़्यादा डिमांड ना हो, इतनी ज़्यादा डिमांड इंक्रीज ना हो, गवर्नमेंट इंक्रीज द प्राइसेस ऑफ ब्रेड. गवर्नमेंट ने ब्रेड के प्राइसेस इंक्रीज कर दिए, बहुत ज़्यादा प्राइसेस इंक्रीज कर दिए गवर्नमेंट ने ब्रेड के. ओके, सो अब वहाँ पर एक और प्रॉब्लम थी कि ज़्यादातर जो लोग थे वहाँ पर, ज़्यादातर लोग थे वर्कर्स. ज़्यादातर जो लोग थे वो थे वर्कर्स जो काम करते थे आर्टिस्ट वर्कशॉप्स के अंदर, काम करते थे. एंड दे हैड फिक्स्ड वेजेस. उनकी फिक्स्ड वेजेस थी और वो भी बहुत ज़्यादा कम थी. वो उनके डेली एक्सपेंसेस को मीट नहीं करवा पाती थी. और नेचुरल फिनोमिनन भी काफ़ी बार रोल में आ जाता था. लाइक देयर वाज ड्रॉट मतलब सूखा पड़ जाता था. देयर वर हेल स्टॉर्म्स मतलब ओले पड़ जाते थे, जिसकी वजह से जो हार्वेस्ट होती थी, जो फसल होती थी, वो पूरी तरह बर्बाद हो जाती थी. देयर वाज अ वेरी बैड हार्वेस्ट और ग्रेन्स बहुत ज़्यादा कम हो जाते थे. अब ये जितने भी फैक्टर्स थे, व्हाट आर द फैक्टर्स, लेट अस नोट देम डाउन. Population, first factor population. Second factor increased prices. Okay, then the third factor that we discussed was less wages. And our fourth factor was natural phenomenon. ओके, सो ये चार फैक्टर्स
These all factors led to a very grave situation, that was subsistence crisis. सबसिस्टेंस क्राइसिस, सो ये चारों फैक्टर सबसिस्टेंस क्राइसिस को लीड करने लगे. सो व्हाट इज सबसिस्टेंस क्राइसिस? लाइक हमने 8th क्लास की ज्योग्राफी में पढ़ा था सबसिस्टेंस फार्मिंग. व्हाट वाज सबसिस्टेंस फार्मिंग? कि जितनी नीड है उतना ही उगाओ और खा लो. ओके, सो मतलब जितनी आपकी कंजम्पशन है, ग्रो दैट मच एंड कंज्यूम इट योरसेल्फ. सो सबसिस्टेंस इज बेसिकली लिविंग. सबसिस्टेंस मतलब जीना. ओके, सो वहाँ पर जीना भी मुश्किल हो गया था. देवर द लाइफ ऑफ ह्यूमंस वाज एंडेंजर्ड. सो वहाँ पर जीना भी मुश्किल हो गया था. देयर वाज सच कंडीशंस इन फ्रांस. और ये कंडीशन कभी एक बार की नहीं थी. इन द ओल्ड रेजीम मीन्स टिल 1789 दिस वॉज अ वेरी फ्रीक्वेंट प्रैक्टिस इन फ्रांस. ये बहुत ज़्यादा रेगुलरली होता रहता था सबसिस्टेंस क्राइसिस. ओके, एंड दिस वॉज अगेन अ कॉज फॉर द रिवोल्ट, फॉर द रेवोल्यूशन, फॉर द फ्रेंच रेवोल्यूशन. दिस वॉज अगेन अ वेरी ग्रेव कॉज. अब अब इतना सब कुछ हो रहा था. नाउ द पीपल वर फेसिंग सो मैनी डिफिकल्टीज. सो अब जो पीजेंट्स और वर्कर्स थे वो स्ट्राइक पर जाने लगे, वो रिवोल्ट्स करने लगे. अगेंस्ट किस चीज़ के अगेंस्ट? व्हाट वर दे फेसिंग? फूड स्कैरसिटी. व्हाट डू द पीजेंट्स एंड द वर्कर्स नीड? पीजेंट्स और वर्कर्स को क्या चाहिए होता है? फूड एंड मनी. ओके, सो फूड एंड शेल्टर. अब उनके ऊपर इतने ज़्यादा टैक्सेस इंक्रीज हो रहे थे. सो अगेंस्ट व्हाट डिड दे रिवोल्ट? वन इज टैक्सेस. दे रिवोल्टेड अगेंस्ट टैक्सेस. Second is food scarcity. They revolted against taxes, food scarcity and less wages. ये तीन चीज़ें थी उनकी मेन प्रॉब्लम. किनकी? पीजेंट्स और वर्कर्स की. टैक्सेस, फूड स्कैरसिटी और लेस वेजेस. सो अब वो इस सब के पीछे रिवोल्ट करने लगे. बट द रिवोल्ट्स वर नॉट सक्सेसफुल. रिवोल्ट्स इतने ज़्यादा पावरफुल और सक्सेसफुल नहीं थे. क्यों? बिकॉज दे वर द पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी. वो पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी था. सो दे डिड नॉट हैव रिसोर्सेज. उनके पास रिसोर्सेज नहीं थे. सो व्हाट ऑल डिड दे लैक? दे लैक्ड रिसोर्सेज. उनके पास रिसोर्सेज नहीं थे. उनके पास वेपन्स नहीं थे जिससे वो कुछ करके दिखा सके कि हाँ हम ये कर सकते हैं. लाइक ऑन 14 जुलाई दे ब्रेक्ड इनटू द प्रिजन ऑफ बैसिले. ओके, सो वो बैसिले के प्रिजन के अंदर ब्रेक थ्रू कर गए थे. दे हैड वेपन्स. सो दे डिड नॉट हैव द रिसोर्सेज. द सेकेंड थिंग दे लैक्ड वाज प्लानिंग. दे डिड नॉट हैव प्लानिंग. उनके पास प्लानिंग नहीं थी कि उन्हें क्या करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए, कब करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, कहाँ पर करना चाहिए. दे ऑल लैक दिस प्लानिंग. और इन दो चीज़ों की लैक की वजह से, रिसोर्सेज और प्लानिंग, इनकी वजह से इनके रिवोल्ट जो थे वो फुल स्केल मेजर्स नहीं हो पाए. दे वर नॉट फुल स्केल मेजर्स एंड दे कुड नॉट ब्रिंग अबाउट अ सोशल एंड एन इकोनॉमिक चेंज इन द फ्रांस. सो वो वर्कर्स और पीजेंट्स तो ये कर नहीं पाए. सो दे ऑल वर डिपेंडेंट ऑन द प्रॉस्पेरस सेक्शन ऑफ द थर्ड स्टेट. क्योंकि फर्स्ट और सेकंड स्टेट तो उन्हें एक्सप्लॉइट कर रहा था. फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट वर एक्सप्लॉइटिंग द थर्ड स्टेट. सो अब ये तो थे जो डाउन टोटल सेक्शन ऑफ थर्ड स्टेट था, द थर्ड एंड द सेकंड कैटेगरी. सो अब इन सब की आइज थी फर्स्ट कैटेगरी ऑफ थर्ड स्टेट पर. वी हैड स्टडीड अबाउट द 3 कैटेगरीज इन द थर्ड स्टेट. सो अब इन सब की उम्मीदें टिकी हुई थी द फर्स्ट कैटेगरी ऑफ द थर्ड स्टेट, जो प्रॉस्पेरस सेक्शन था, जो एजुकेटेड सेक्शन था थर्ड स्टेट का. उसके ऊपर अब इन सब की उम्मीदें टिकी हुई थी कि अब यही हैं जो हमारी मदद कर सकते हैं. एंड देन द 18th सेंचुरी विटनेस्ड अ न्यू सोशल ग्रुप. अब 18th सेंचुरी में एक नया सोशल ग्रुप आया.
that was termed the middle class. Okay, so अब तक क्या क्या था? फर्स्ट estate, सेकंड estate, थर्ड estate. There was no middle class till now. But अब at the middle of 18th century, there came a new social group. It was a social group that was termed as the that was termed as the middle class. It was the middle class. And what kind of people were there? इसके अंदर वो लोग थे जो मर्चेंट्स थे, ओके, हु ट्रेडेड ओवरसीज, जो ओवरसीज ट्रेडर्स थे, and the people who were into the import export of the textile goods, woolen and silk textiles. Okay, so these were almost constituting 70% of the middle class. Okay, so these were constituting about 70% of the middle class. But इसके अंदर काफ़ी सारे प्रोफेशनल्स भी थे. The middle class also included many professionals. So middle class included many professionals like the lawyers and the nobles, the administrative officials, not the nobles, the administrative officials, the lawyers and all. Okay, so ये सारे educated people भी थे उसमें. And they also believed कि जो लोग होते हैं उनको by birth privileges नहीं होने चाहिए. People should not get by birth privileges, क्योंकि जो नोबल्स और जो क्लर्जी थी, जो फर्स्ट और सेकंड स्टेट था फ्रांस के अंदर, they all were given by birth privileges. They were not given upon their social rank. They did not hard work to attain that social rank. और जो वर्कर्स और पीजेंट्स थे, दैट वर्कड सो मच हार्ड, ओके, फिर भी उनको वो सोशल रैंक नहीं दिया जा रहा था. Then also they were not given a proper social rank according to their work. So they believed on they did not believe in by birth privileges. जो middle class था, it did not believe in by birth privileges. It believed in the social rank of the people, that a person should be given privileges upon its social rank and the hard work that he has done, how much he is contributing for the society, for the country, वो अपने देश, अपने समाज के लिए कितना कर रहा है, हाउ मच इज ही कॉन्ट्रीब्यूटिंग, उसके बेसिस पर हमें उसे रैंक करना चाहिए. वाई टू गिव हिम अ बाय बर्थ प्रिविलेज? बर्थ, बाय बर्थ, जब वो पैदा हुआ था, what has he done? हम एक बंदे को who has just been born, how can we judge that he is going to be a great person or he is going to be a not a great person? So हम उन्हें by birth privilege क्यों दे? So they were based on this thinking. So now these ideas, अब ये ideas क्या envisage कर रहे थे? Freedom. So let me write. So the middle class envisaged three things. That was freedom. Freedom. Second was equality. So ये दो चीज़ें थी जो मिडिल क्लास चाहता था, फ्रीडम एंड इक्वालिटी. ओके, सो ये दो चीज़ें चाहता था मिडिल क्लास. और इन दो फिलॉसफीज़ को, इन दो आइडियाज़ को पुट फॉरवर्ड करा काफ़ी सारे फिलोसफर्स ने, दैट वर अगेन पार्ट ऑफ द मिडिल क्लास. काफ़ी सारे फिलोसफर्स ने इन आइडियाज़ को पुट फॉरवर्ड करा इन देयर फिलोसफीज, इन देयर बुक्स, in their pamphlets, in their magazines, जो कुछ भी था, they put forward many philosophies that help these ideas. So there were three main philosophers that helped them and there were many more. मतलब तीन जो थे वो तो मेन थे, and there were many more small philosophers but they did not do much work. So the first one that we have is John Locke. It's John Locke. So the first philosopher, जो पहला philosopher था जिसने ये ideas put forward करे, was John Locke. And John Locke had written a book that was named Two Treatises of Government.
two treaties of गवर्नमेंट. सो जॉन लॉक ने बुक लिखी थी टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, जिसके अंदर सो ही refuted he refuted two things. Okay, so why do I write these things in points? क्योंकि पॉइंट्स के फॉर्म में हमें चीज़ें ज़्यादा याद रहती हैं एंड वी find it easier to learn it, so that is why. So he refuted doctrine of divine. He refuted doctrine of divine and absolute right of monarch. Absolute right of monarch. Okay. So जॉन लॉक उसने कौन सी बुक लिखी थी? टू ट्रीटीज ऑफ द गवर्नमेंट. और उन्होंने किन चीज़ों को मानने से मना करा, मतलब जो चीज़ें अभी चलन में थी, जो चीज़ें अभी चल रही थी, जो काफ़ी लोग मान रहे थे, बट जॉन लॉक ने कहा कि ये चीज़ें वैलिड नहीं है, दीज आर नॉट वैलिड, यू शुड नॉट फॉलो दीज रिचुअल्स. दैट वॉज डॉक्ट्राइन ऑफ डिवाइन. सो पहला है हमारे पास डॉक्ट्राइन ऑफ डिवाइन. व्हाट वॉज डॉक्ट्राइन ऑफ डिवाइन? डॉक्ट्राइन ऑफ डिवाइन था कि जो एक कंट्री का मोनार्क है, जो एक कंट्री का मोनार्क है, ही शुड बी कंसिडर्ड इक्विवेलेंट टू गॉड. डॉक्ट्राइन ऑफ डिवाइन कहता था कि द पर्सन हु इज द मोनार्क ऑफ द कंट्री, जो कोई भी एक कंट्री का मोनार्क होगा, ही शुड बी कंसिडर्ड इक्विवेलेंट टू द गॉड. मतलब मोनार्क को आप भगवान समझो. व्हाटसोएवर ही सेज, व्हाटसोएवर ही डज इज राइट. हम कभी भी ये नहीं कह सकते कि भगवान गलत है. ओके, सो doctrine of divine meant that you consider the monarch to be the god and whatsoever he does is right. Doctrine of divine stated this. Then comes, उसके बाद आता है हमारे पास absolute right of monarch. Now what is absolute right of monarch? Absolute right of monarch हमें ये कहता है कि जो एक कंट्री का राजा है, जो एक कंट्री का monarch है, he has all the rights to govern the country on his own. मतलब जो एक monarch है वो कुछ भी कर सकता है. ओके, कि अगर मोनार्क कोई भी रूल लागू करता है, यू ऑल हैव टू फॉलो इट. मतलब मोनार्क हैज़ ऑल द राइट्स, ऑल द एडमिनिस्ट्रेटिव, जुडिशियल, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, ही हैज़ ऑल द राइट्स. सो एब्सोल्यूट राइट ऑफ मोनार्क, दैट मोनार्क हैज़ ऑल द राइट्स ऑफ द कंट्री. सो दिस वाज व्हाट जॉन लॉक सेड. जॉन लॉक सेड कि इन दो चीज़ों को मानने की ज़रूरत नहीं है, दीज आर नॉट वैलिड. मतलब ये चीज़ें वैलिड नहीं है, these are nowhere proven कि ये चीज़ें अच्छी हैं, these things are valid. So this was what John Locke said. Now there is another philosopher. So now there is another philosopher, that was Jean Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau. Okay, so Jean Jacques Rousseau, Roussseau, Rousseau, Jean Jacques Rousseau. So now this was another great philosopher of the time. So this is our second philosopher. So Jean Jacques Rousseau ने एक बुक लिखी थी, The Social Contract. द सोशल कॉन्ट्रैक्ट. और इस सोशल कॉन्ट्रैक्ट बुक में क्या लिखा था जीन जैक्स रूसो ने? जीन जैक्स रूसो ने ये लिखा था इस बुक के अंदर कि जो गवर्नमेंट है, जितनी भी पावर्स हैं, ओके, सो द पावर शुड बी डिवाइडेड इन अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट अमंग्स द पीपल एंड द गवर्नमेंट. ओके, सो पावर्स शुड बी divided on a social contract among people and government. ओके, सो जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स थी कंट्री की,
दे शुड ऑल बी डिवाइडेड अमंग्स द गवर्नमेंट, मतलब जो पावर है वो एक हैंड में नहीं रहनी चाहिए, वो सिर्फ मोनार्क के हैंड में नहीं रहनी चाहिए पावर. इट शुड बी डिवाइडेड अमंग द गवर्नमेंट एंड द पीपल ऑन द बेसिस ऑफ अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट. और वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्या है, वो आज भी फॉलो होता है, वो इंडिया में भी फॉलो होता है वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट. क्या है वो कॉन्ट्रैक्ट, कि इफ़ द गवर्नमेंट विल डू वर्क्स इन फेवर ऑफ द पीपल, जो पीपल के फेवर में वर्क्स होंगे, दैट विल हेल्प देम, जो उनके लिए अच्छे होंगे, दैट आर गुड फॉर द पीपल. अगर गवर्नमेंट ऐसे काम करेगी, देन द पीपल विल मेक देम इन द गवर्नमेंट, मतलब दीज बोथ आर इंटरडिपेंडेंट. अगर गवर्नमेंट अच्छे काम करेगी तो पीपल उन्हें वोट करेंगे, अगर पीपल उन्हें वोट करेंगे तो गवर्नमेंट अच्छे काम करेगी. ओके, सो दिस इज द सोशल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पीपल एंड द गवर्नमेंट. सो जीन जैक्स रूसो ने यही कहा था कि जो पावर है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स है कंट्री की, उनको डिवाइड कर दो पीपल और गवर्नमेंट के बीच में ऑन द बेसिस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. और वो क्या कॉन्ट्रैक्ट है, डू गुड डीड get vote. Okay, so you can learn it like this also. Now there was another and the last great person, the third great person and the philosopher. Okay, that was Montesquieu. Montesquieu. So he was another philosopher and he wrote the book The Spirit of Laws. The Spirit of Laws. So Montesquieu ने जो बुक लिखी थी उसका नाम था द स्पिरिट ऑफ लॉज. और उसके अंदर मोंटेस्क्यू ने क्या कहा था कि अगेन द गवर्नमेंट शुड बी डिवाइडेड in three parts. So the government should be divided in three parts. Government divided in three parts. Okay, that was the executive, then the second was legislative, and the third one was judiciary. ओके, सो मॉन्टेस्क्यू ने बुक लिखी थी द स्पिरिट ऑफ लॉज, जिसके अंदर उसने ये कहा था कि हमें गवर्नमेंट की जो पावर्स हैं उसको तीन पार्ट्स में डिवाइड कर देना चाहिए, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी. ओके, सो ये तीनों क्या है, दिस वी विल बी गोइंग टू रीड इन आवर फोर्थ चैप्टर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, दैट इज द वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस. बट हमने इसके बारे में 8th में भी थोड़ा सा पढ़ा है. सो लेट अस अगेन रिवाइज. एग्जीक्यूटिव होते हैं जो हमारे मिनिस्टर्स होते हैं, ऑल द मिनिस्टर्स होल्डिंग द इम्पॉर्टेंट रैंक्स एंड द कैबिनेट्स, दैट आर द एग्जीक्यूटिव. इट इंक्लूड्स द कैबिनेट मिनिस्टर्स, मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट, मिनिस्टर्स ऑफ इंडिपेंडेंट चार्ज. ओके, and executive also includes the civil servants. Legislative includes our Lok Sabha and Rajya Sabha, the parliament is our legislative. Then the judiciary, the courts, the laws, the जो भी हमारे कोर्ट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स एंड द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, these all come under our judiciary. Okay, so legislative formulates the law, executive executes the law, and judiciary sees. लेजिस्लेटिव क्या करता है, लेजिस्लेटिव लॉ बनाता है, एग्जीक्यूटिव लॉ को एग्जीक्यूट करता है, लॉ को अप्लाई करता है, और जो जुडिशरी होती है, जुडिशरी ये देखती है कि ये लॉज ब्रेक ना हो, और जो इन लॉज को ब्रेक करता है ही शुड बी पनिश्ड. सो जुडिशरी का काम ये होता है. अब क्या हुआ, जो ये मॉडल ऑफ गवर्नमेंट था, जो ये इन तीन फिलोसफर्स ने मिलके दिया था, मॉडल ऑफ गवर्नमेंट, एक्चुअली इट इज द डेमोक्रेटिक मॉडल ऑफ गवर्नमेंट और द रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. ओके, सो ये मॉडल यूएसए ने
अपना लिया। ये जो मॉडल था, ये मॉडल यूएसए ने अपना लिया, क्योंकि फ्रांस और यूएसए के जो रिलेशनशिप्स थे उस टाइम में बहुत ज़्यादा अच्छे थे, अभी भी हैं। सो फ्रांस और यूएसए ने ये मॉडल अपना लिया बिकॉज फ्रांस हैड हेल्प देम गेट फ्रीडम फ्रॉम द 13 ब्रिटिश कॉलोनीज। सो जब यूएसए ने ब्रिटेन से फ्रीडम लिया, जब यूएसए ब्रिटेन की कॉलोनी नहीं रही, देन इट फॉर्मुलेटेड अ कॉन्स्टिट्यूशन, द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, एंड इट पुट इनटू फोर्स दिस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। उसने ये मॉडल ऑफ गवर्नमेंट फॉर्म में लिया जो ये पॉलिटिकल थिंकर्स और ये फिलोसफर्स ने दिया था। सो अब जो ये आइडियाज़ थे, ये जो डाउन टोटन सेक्शन ऑफ सोसाइटी था फ्रांस में, उनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। उन्होंने सोचा इसके बारे में कि हाँ, इट विल गिव अस इक्वालिटी, इट इज़ अ बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। सो ये जो आइडियाज़ थे ये एक्सटेंसिवली डिस्कस होने लगे इन सलून्स, इन कॉफ़ी शॉप्स, इन पब्लिक प्लेसेस, प्राइवेट प्लेसेस एंड एवरीवेयर। ओके, और काफ़ी सारे लोग थे जो इन्हें ज़ोर ज़ोर से बोल के सुनाते थे, ताकि जो लोग पढ़ लिख नहीं सकते हैं उनको भी ये पता चले। इनको न्यूज़पेपर्स में पब्लिश करा गया, बुक्स के अंदर, एंड दिस मतलब जितना इनको स्प्रेड कर सकते थे, इट वॉज स्प्रेड। अब जब ये सब चल रहा था कंट्री के अंदर, तब एक न्यूज़ लीक हो गई। देयर वॉज अ लीक ऑफ अ न्यूज़ की जो लुई 16 है, लुई 16 फर्दर टैक्सेस इम्पोज करना चाह रहा है। लुई 16 इज गोइंग टू इम्पोज फर्दर टैक्सेस। अब इससे क्या हुआ, इससे लोगों और ज़्यादा गुस्सा हो गया कि पहले से ही हमारे ऊपर इतने सारे टैक्सेस इम्पोज हैं, पहले से ही हम इतने सारे टैक्सेस झेल रहे हैं, अब हमारे ऊपर तुम और टैक्सेस लगा रहे हो। सो इससे पब्लिक जो थी वो गुस्सा हो गई, एंड दे वेंट टू प्रोटेस्ट। काफ़ी सारे प्रोटेस्ट होने लगे अगेंस्ट द सिस्टम ऑफ प्रिविलेजेस, क्योंकि प्रिविलेज की वजह से फर्स्ट और सेकंड स्टेट को तो बेनिफिट होना ही था। सो अब इसके बाद होएगा रेवोल्यूशन ब्रेक। सो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया? So till now we have read about an incident that took on 14 July 1789. That was the storming into the prison of Bastille. उसके बाद हमने पढ़ा था इकोनॉमिक स्टेट ऑफ फ्रांस, देन वी स्टडीड अबाउट द सोशल स्टेट ऑफ फ्रांस, और आज हमने पढ़ा है द सबसिस्टेंस क्राइसिस दैट वाज हैपनिंग इन फ्रांस, एंड अबाउट द मिडिल क्लास एंड दीज फिलोसफर्स। अब जैसा कि हमने अभी देखा है कि एक खबर लीक हुई थी कि लुई 16 फर्दर टैक्सेस इम्पोज करना चाहता है, दैट वाज राइट। अब वो खबर सच्ची निकली। सो लुई 16 फर्दर टैक्सेस इम्पोज करना चाहता था। क्यों करना चाहता था? ताकि जो स्टेट के एक्सपेंसेस थे, जो कंट्री के एक्सपेंसेस थे, वो उन सबको मीट कर सके। सो नाउ अब जो मोनार्क था वो ऐसे ही टैक्स इम्पोज नहीं कर सकता था। ओके, सो लेट मी रेज इट। सो जो मोनार्क था वो ऐसे ही टैक्स इम्पोज नहीं कर सकता था। ही कुड नॉट जस्ट बाय हिज ओन विल इम्पोज टैक्सेस। सो ओल्ड रजीम के हिसाब से मोनार्क ऐसे टैक्स इम्पोज नहीं कर सकता था। ही कुड नॉट इम्पोज एनी टैक्स इन सच केस। सो उसको ऐसा टैक्स अगर उसे फर्दर इम्पोज करने होते थे। सो नाउ कम्स another term for you all, estate generals। ओके, सो अगर मुनार्क को फर्दर टैक्स इम्पोज करने होते थे, देन ही हैड टू टेक द कंसेंट ऑफ द एस्टेट जनरल्स। उनको एस्टेट जनरल्स के सामने एक प्रपोजल रखना पड़ता था, एंड इफ इट दिस प्रपोजल वाज एक्सेप्टेड, देन ओनली द मोनार्क कुड इम्पोज फर्दर टैक्सेस। तभी जो मोनार्क था फर्दर टैक्सेस इम्पोज कर सकता था, नहीं तो ही हैड नो राइट टू इम्पोज फर्दर टैक्सेस। Okay, so now what was a state generals? So a state general was a political party or a political body to which the three states stand their representatives। मतलब ये कुछ नहीं था, एक पॉलिटिकल बॉडी थी स्टेट जनरल्स। जैसे इंडिया के अंदर पार्लियामेंट है, इट इज़ अ पॉलिटिकल बॉडी, द लोकसभा, द विधानसभा, ऑल दिस
is are the political body. So a state general is a political body. जो क्या होता है, जो तीनों स्टेट्स होते हैं, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट, वो अपने कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स भेजते हैं जिनको मिलाकर स्टेट जनरल बॉडी बन जाती है. सो स्टेट जनरल्स मतलब हर स्टेट के कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स. ओके, सो दैट आर द स्टेट जनरल्स. लेकिन हमने पढ़ा है कि अब तक इतने सारे टैक्सेस इम्पोज हुए थे, इतनी बार टैक्सेस इम्पोज हुए थे, बट इस स्टेट जनरल वाले जो ये कंसेप्ट था, ये स्टेट जनरल वाला रूल था, इसके अंदर एक ड्रॉबैक था कि जो मोनार्क था वो डिसाइड करता था कि मीटिंग कब बुलानी है, कहाँ बुलानी है और क्यों बुलानी है. सो द मोनार्क हैड द राइट टू take the decision that when the meeting is to be called, where it is to be called, and why it is to be called, and how it is to be called. Okay, so अब इस चीज़ का लुई 16 और उसके फोर फादर्स ने फ़ायदा उठा लिया. उन्होंने कहा कि अब हम पर तो कोई वॉच रखने वाला है नहीं ऐसे. सो उन्होंने 1614 के बाद से कोई मीटिंग ही नहीं बुलाई. 1614 के बाद से इतने टैक्सेस इम्पोज हुए, इतनी बार इम्पोज हुए, पर फिर भी कोई मीटिंग नहीं बुलाई गई, कोई भी असेंबली नहीं हुई स्टेट जनरल्स के साथ. सो दिस वाज अनदर रीज़न. सो अब क्या हुआ, अब इतने सारे रिवोल्ट्स हो रहे थे कंट्री के अंदर लुई 16 के टाइम में, एंड देयर वाज सो मच ऑफ chaos इन द कंट्री कि लुई 16 वाज इन प्रेशर. Louis 16 was under pressure and he had to call the meeting. इतने सारे प्रोटेस्ट हो रहे थे. सो लुई 16 प्रेशर में आ गया और उसने हार कर मीटिंग बुला ली. और उसने वो मीटिंग कब बुलाई? दैट वाज 5 मई 1789. 5 May 1789, a very important date in the history of French Revolution. Okay, so लुई 16 ने बुला ली मीटिंग 5 मई 1789 को, ताकि वो प्रपोज कर सके अपना फर्दर टैक्स इम्पोज करने की जो उसकी विश थी. सो ये मीटिंग कहाँ पे की गई? दिस मीटिंग वॉज केप्ट इन अ वेरी स्प्लेंडेड हॉल. एक बहुत ही ज़्यादा आलिशान सा हॉल था एट द प्लेस वर्सेल्स. ओके, जहाँ पर इस लुई 16 का पैलेस था, द एक्स्ट्रावेगेंट कोर्ट दैट ही मेंटेन्ड एट वर्सेल्स, वहीं पर उसी के पास एक हॉल था जहाँ पर ये मीटिंग बुलाई गई. अब जो फर्स्ट और सेकंड स्टेट थे, ओके, सो कीप दिस नंबर इन योर माइंड, जो फर्स्ट और सेकंड स्टेट थे, फर्स्ट और सेकंड स्टेट के तो आते थे 300 रिप्रेजेंटेटिव्स. फर्स्ट और सेकंड स्टेट के आते थे 300 रिप्रेजेंटेटिव्स, और जो थर्ड स्टेट था उसके आते थे 600 रिप्रेजेंटेटिव्स. ओके, तो जो फर्स्ट और सेकंड स्टेट था वो भेजते थे अपने 300 रिप्रेजेंटेटिव्स, और जो थर्ड स्टेट था वो भेजता था अपने 600 रिप्रेजेंटेटिव्स. अब वहाँ पर क्या होता था, जो फर्स्ट और, अब लेट मी ड्रॉ a diagram for better understanding. Okay, so like this is the table. This is the table जहाँ पे वो सारे डिस्कशन करने वाले हैं. सो यहाँ पर सबसे आगे तो बैठता था मोनार्क, मतलब लुई 16. यहाँ पर सबसे आगे बैठेगा लुई 16. यहाँ पर दोनों साइड्स पर बैठेंगे फर्स्ट और सेकंड स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स, मतलब फर्स्ट स्टेट के 300 रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ, सेकंड स्टेट के 300 रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ. तो अब बात आती है कि जो थर्ड स्टेट है वो कहाँ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर तो सबको फिट कर नहीं पाएंगे वो, क्योंकि यहाँ पर तो एक ही बंदे की जगह है जो मोनार्क है. सो इनइक्वालिटी दिखाने के लिए, थर्ड स्टेट को नीचा दिखाने के लिए क्या करा जाता था, उन सबको बैक साइड पर खड़ा करा जाता था.
जो फर्स्ट और सेकंड स्टेट था वो सब चेयर्स पर बैठते थे, और जो थर्ड स्टेट था 300 यहाँ 300 वहाँ, ये सारे यहाँ पर खड़े होते थे इन सब के पीछे. So this was again indeed very big inequality for the third state. Okay, so अब क्या हुआ, अब वहाँ पर असेंबली का एक और रूल था. जैसे ये एक असेंबली है, सो इस असेंबली का एक और रूल था कि वहाँ पर पीजेंट्स, आर्टिसंस और वुमेन्स, कौन थी? पीजेंट्स, आर्टिसंस और वुमेन, ये तीनों वहाँ पर नहीं आ सकते थे. दे वर नॉट अलाउड टू एंटर इन द असेंबली. तो फिर थर्ड स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स कौन होते थे अगर पीजेंट्स नहीं है? क्योंकि वो तो 90% ऑफ द थर्ड स्टेट को वो करते थे, पॉपुलेशन को. इंडीड नॉट थर्ड स्टेट ओनली, पॉपुलेशन 90% ऑफ द पॉपुलेशन वॉज पीजेंट्स. सो जितने भी प्रॉस्पेरस और एजुकेटेड सेक्शन ऑफ थर्ड स्टेट था, मतलब जनरली द फर्स्ट कैटेगरी ऑफ थर्ड स्टेट, वो सब थे इसके रिप्रेजेंटेटिव बिकॉज दे वर एजुकेटेड, उनको ज़्यादा बातें पता थी. सो दे सेड दैट यू ऑल बिकम आवर रिप्रेजेंटेटिव्स. और जो ये रिप्रेजेंटेटिव्स थे, जो ये बाकी लोगों के ग्रीवियंसेस होते थे, वो उनको लेटर के फॉर्म में लाते थे. एंड दिस टाइम दे हैड मोर देन 40,000 लेटर्स. अब की बार उनके पास 40,000 से ज़्यादा लेटर्स थे about the grievances and the demands of the third state people. So अब लुई 16 ने प्रपोजल रख दिया. लुई 16 ने प्रपोजल रख दिया कि आप सब वोट करिए कि आप सब चाहते हैं कि फर्दर टैक्सेस इम्पोज हों या ना हो. नाउ यू ऑल थिंक अबाउट इट कि फर्स्ट और सेकंड स्टेट को टैक्सेस में से तो शेयर मिलता ही है. सो दे वुड डेफिनेटली वांट कि हाँ यार आगे टैक्सेस लगे ताकि इनका फ़ायदा हो. फर्स्ट और सेकंड स्टेट तो चाहते थे, पर थर्ड स्टेट डिड नॉट वांट. थर्ड स्टेट नहीं चाहता था कि कोई भी टैक्स लगे. क्यों? क्योंकि उनको पता है कि सारे टैक्स का प्रेशर थर्ड स्टेट के ऊपर डाला जाएगा. तो जो वोट होता था उस टाइम पर, जो वोटिंग होती थी वो इस तरीके से होती थी कि एक स्टेट का एक वोट, मतलब जो 300 के 300 लोग हैं फर्स्ट स्टेट के, वो आपस में सलाह करेंगे और फिर कहेंगे कि होना चाहिए या नहीं होना चाहिए. जो सेकंड स्टेट के लोग हैं 300 के 300 आपस में सलाह करेंगे, बताएंगे कि होना चाहिए या नहीं होना चाहिए. जो थर्ड स्टेट के 600 के 600 लोग हैं वो आपस में सलाह करेंगे, बताएंगे होना चाहिए या नहीं होना चाहिए. ओके, सो पहले वोट ऐसे हुआ करता था. और लुई 16 ने कहा कि अब की बार भी ऐसे ही वोट कराएंगे. ओके, क्योंकि उसे पता था कि अगर मैं ऐसे वोट कराऊंगा देन आई वुड बी एबल टू गेट द मेजॉरिटी. एंड ही न्यू. तब थर्ड स्टेट रोज इन प्रोटेस्ट. जो थर्ड स्टेट था वो प्रोटेस्ट में खड़ा हुआ और उसने बोला कि नहीं, दिस इज ब्रिंगिंग इनइक्वालिटी टू अस, ये हमें इनइक्वालिटी ब्रिंग कर रहा है. There should be, third state proposed an idea that there should be one representative, one vote. मतलब एक रिप्रेजेंटेटिव का एक वोट. मतलब यहाँ पर टोटल कितने थे? 600, 300, 300, 1200. टोटल देयर शुड बी 1200 वोट्स. लुई 16 was saying कि 3 वोट्स कराओ, एक फर्स्ट स्टेट का, एक सेकंड स्टेट का, एक थर्ड स्टेट का. बट द थर्ड स्टेट सेड कि 1200 वोट्स होने चाहिए. हर एक रिप्रेजेंटेटिव अपना एक वोट करेगा. ओके, बट जो लुई 16 था, और ये जो आइडिया था ये थर्ड स्टेट को कहाँ से आया? इट वॉज अगेन गिवन बाय जीन जैक रूसो in his book The Social Contract. It was again a democratic political idea of Jean-Jacques Rousseau. So लुई 16 को पता था कि अगर मैं ऐसे करूँगा तो फर्स्ट और सेकंड स्टेट में से भी एक दो तो होंगे ही जो चाहते होंगे कि टैक्स फर्दर ना इम्पोज हो, बिकॉज देर आर ऑलवेज गुड पीपल. थर्ड स्टेट तो पूरा ही चाहता था कि टैक्स इम्पोज ना हो. तो थर्ड स्टेट तो पहले ही हाफ होता है, अब यहाँ से एक दो लोग और आ जाएंगे तो फर्दर टैक्स इम्पोज मैं कर नहीं पाऊंगा.
सो लुई 16 ने मना कर दिया इस चीज़ को कि नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे, और उसने बहाना दिया कि इट विल डिसरिस्पेक्ट आवर रिचुअल्स। ओके, सो लुई 16 ने बहाना दे दिया कि दिस विल डिसरिस्पेक्ट आवर रिचुअल्स, सो हम ऐसे नहीं करेंगे। नाउ द थर्ड स्टेट पीपल वर एजुकेटेड। थर्ड स्टेट के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे, दे वर द एजुकेटेड सेक्शन, सो दे फेल्ट इंडिग्निटी। उनको लगा कि ऐसे हमारा अपमान हो रहा है, ऐसे हमारी बेइज्जती हो रही है, सो दे डिड अ वॉकआउट। वो असेंबली से बाहर चले गए। दे वॉकड आउट ऑफ द असेंबली इन प्रोटेस्ट। वो प्रोटेस्ट में असेंबली से बाहर चले गए। ओके, सो नाउ अब क्या हुआ, जब ये लोग वहां से बाहर चले गए, सो जो थर्ड स्टेट के पीपल थे, दे वर बिलीविंग देमसेल्व्स एज टू बी द स्पोक्स पर्सन फॉर द फ्रेंच, होल फ्रेंच नेशन। सो जो थर्ड स्टेट के लोग थे वो सोच रहे थे कि हम पूरे जो फ्रेंच नेशन है वो चाहता है कि हम उनकी तरफ से बोलें। दे वर सीइंग देमसेल्व्स एज टू बी ग्रेट लीडर्स। वो खुद को काफ़ी बड़े लीडर समझ रहे थे कि वो पूरे देश की तरफ से आवाज़ उठा रहे हैं। सो नाउ देयर कम्स अनदर इम्पॉर्टेंट डेट, that is 20 June 1789। 20th June 1789। अब इस दिन क्या हुआ, इस दिन जितने भी ये 600 के 600 रिप्रेजेंटेटिव्स थे, ये सारे इकट्ठे हो गए इंडोर टेनिस हॉल में वर्सेल्स के, जहाँ पर मीटिंग थी वर्सेल्स में, वहीं के एक इंडोर टेनिस हॉल में ये सब इकट्ठे हो गए, और इन्होंने खुद को डिक्लेयर कर दिया नेशनल असेंबली। दे डिक्लेयर्ड देमसेल्व्स एज द नेशनल असेंबली, और उन्होंने ये कसम ली, दे स्वोर, कि वो वहाँ से तब तक नहीं जाएंगे जब तक वो एक कॉन्स्टिट्यूशन ना ड्राफ्ट कर दे जो मोनार्क की पावर्स को लिमिट कर दे। सो ये जो थर्ड स्टेट था, ये क्या चाहता था, मिडिल क्लास वांटेड इक्वालिटी एंड फ्रीडम, बट द थर्ड स्टेट वांटेड टू लिमिट द पावर्स ऑफ मोनार्क। इनके मन में अभी ऐसा कोई भी ख्याल नहीं था कि हम मोनार्की को कंप्लीटली हटा दें। नो, दे जस्ट वांटेड टू लिमिट द पावर्स ऑफ मोनार्क, कि मोनार्क जो अभी हमारा है वो जो मन में आए वो कर सकता है, बट दे डिड नॉट वांटेड टू बी इट लाइक दैट। उन्होंने कहा कि हम मोनार्क की पावर्स को लिमिट करेंगे, और इसी वजह से पहले फ्रांस कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बना, उसके बाद वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री बना। दैट विल बी कमिंग फर्दर। सो अभी वो क्या चाहते थे कि वो मोनार्क की पावर्स को लिमिट कर दे। ओके, सो अब ये पिछले रिवोल्ट्स की तरह नहीं था। जैसे पिछले रिवोल्ट्स के अंदर उनके पास कोई रिसोर्स नहीं था और उनके पास कोई प्रॉपर लीडरशिप नहीं थी, अब की बार ऐसा केस बिल्कुल नहीं था। सो अब के पास इनके पास दो लीडर्स थे, दैट वाज मिराबेउ एंड एबेसियास। ओके, सो अब की बार इनके पास दो लीडर्स थे, मिराबेउ एंड एबेसियास। और यहाँ पर आयरनी ये आती है कि जो मिराबेउ था, ही बिलोंग टू अ नोबल फैमिली। मिराबेउ एक नोबल फैमिली का था, और नोबल फैमिली किस में आते हैं, सेकंड स्टेट में। सो ही वॉज अ मेंबर ऑफ द सेकंड स्टेट एंड ही वॉज द लीडर ऑफ दिस नेशनल असेंबली। और वो लीडर क्यों बना, क्योंकि ही वॉज कन्विंस्ड कि यार ऐसे बाय बर्थ प्रिविलेजेस नहीं होने चाहिए। ही वॉन्टेड टू रिमूव द फ्यूडल प्रिविलेजेस बाय बर्थ। जो भी फ्यूडल प्रिविलेजेस थे क्लर्जी और नोबिलिटी के पास, he wanted to remove them all, and that is why he became the leader of this national assembly, and he delivered very powerful speeches। ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल स्पीचेस दिया करता था मिराबेउ टू द पीपल दैट वर असेंबल्ड इन वर्सेल्स। जो भी पीपल वहाँ टेनिस हॉल में थे वर्सेल्स में, ही गेव वेरी पावरफुल स्पीचेस टू देम। और जो एबेसियास था, एबेसियास was born in a priest family।
He was the son of a priest, means he belonged to the first state, he was clergy. So he was being a priest, पर फिर भी वो भी इन फ्यूडल प्रिविलेजेस को हटाना चाहता था और monarch की पावर्स को लिमिट करना चाहता था. That is why he again became the leader of the National Assembly, and he wrote a book that was What is the Third Estate? What is the Third Estate? So Abesias ने ये book लिखी थी What is the Third Estate, that again had very powerful and very influential ideas. Okay, so ये तो था इस सब के बारे में कि 20 जून और 5 मई को क्या क्या हुआ, जो ये सब रिलेटेड था स्टेट जनरल की असेंबली से. सो आज के लेक्चर में हमने पढ़ा कि कैसे सबसिस्टेंस क्राइसिस हुए वहाँ पर, फिलोसफर्स, मिडिल क्लास, एंड दिस assembly meeting at Versailles, okay, and the formation of the National Assembly. So as we are up with the time, so for today this much only, and in the next lecture we will continue with how the revolution took place and further many more events. So till then, bye and take care, and do not forget to like, share and subscribe my channel. And if you want to connect us and you have any doubts, you can clear it us with the Telegram and the WhatsApp groups, जिसका link नीचे description में है. And you can also join our community on Facebook, Twitter and Instagram, जिसके link भी description में है. And if you want some very interesting material, you can always follow our blogs. So till then, bye and take care and stay tuned.